everyone, I once again welcome you all on Lawvida's YouTube channel. I hope and believe that you all would be doing fine and great. आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक पर, एंड दैट इज़ हम बात करेंगे कि जो राइट टू एलुमनाई है उसके कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर। तो शादी और उसके बाद अगर किसी का डिवोर्स होता है तो उस केस में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है, और इसीलिए कोर्ट्स ने बार बार अपने लैंडमार्क रूलिंग्स के थ्रू क्लियर किया है कि मेंटेनेंस का स्कोप क्या होगा, कौन उस मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है, अलॉन्ग विद कि किस बेसिस पर जो मेंटेनेंस का अमाउंट है, जो एलुमनाई का अमाउंट है, वो डिसाइड होगा। तो 1991 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं, जैसे कि डिवोर्स्ड वाइफ्स के क्या राइट होंगे, मुस्लिम वेमेन के राइट्स बियॉन्ड दैट पीरियड, वाइफ के कंडक्ट का रेलेवेंस, ठीक है, एंड सेकेंड मैरिज का क्या इफेक्ट होगा मेंटेनेंस के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए एक एक करके इन जजमेंट्स को हम डिटेल में समझते हैं ताकि आपको न सिर्फ एग्जाम के लिए क्लैरिटी मिले बल्कि प्रैक्टिकल लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हो। हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो टर्म एलुमनाई है इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होती है। तो सपोज़ करिए कि एक शादी हुई है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से दोनों स्पाउसेस ने डिसाइड किया कि वो अलग रहेंगे या फिर वो डिवोर्स ले लेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि एक स्पाउस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकता है और दूसरा जो है वो कंपैरेटिवली कम अर्न करता हो, या फिर वो बिल्कुल ही जो अदर स्पाउस है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। ऐसी सिचुएशन में लॉ ने एक अरेंजमेंट बनाया है जिसको हम एलुमनाई कहते हैं। एलुमनाई का मतलब है एक स्पाउस को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ताकि जब सेपरेशन या फिर डिवोर्स होता है तो उसके बाद जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एकदम से गिर ना जाए, वो डेटरेट ना हो जाए। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये पैसा एक स्पाउस दूसरे को देता है, यूजुअली जो ज़्यादा कमा रहा होता है, ताकि फाइनेंशियल इम्बैलेंस जो है उसको एड्रेस किया जा सके। अब इस एलुमनाई के कुछ पर्पसेस होते हैं, तो वन बाय वन वी विल सी कि आखिर क्या इसके पर्पस है। तो सबसे पहली बात कि ये इंश्योर करता है कि जो स्पाउस कमा रहा है, कम अर्न कर रहा है, उसकी ज़िंदगी की क्वालिटी जो है वो सडनली ड्रॉप ना हो। सेकेंडली, ये फेयरनेस मेंटेन करता है क्योंकि शादी में दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर वो घर के अंदर के एक्टिविटीज़ हो, ठीक है। और लास्टली ये रिकॉग्नाइज करता है कि मैरिज के दौरान एक स्पाउस ने अगर सैक्रिफाइस किया हो, जैसे करियर छोड़ दिया हो या घर को संभाला हो, तो उसकी भी कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब एलुमनाई दो तरह की हो सकती है। सबसे पहली एलुमनाई जो है वो टेम्परेरी हो सकती है, उसे हम इंटरिम भी कहते हैं, या फिर परमानेंट हो सकती है। टेम्परेरी जो होती है वो जब तब दी जाती है जब केस चल रहा होता है और तुरंत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वहीं जो परमानेंट एलुमनाई है वो तब दिया जाता है जब डिवोर्स जो है वो फाइनली हो जाता है, तब कोर्ट डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट देना है या फिर नहीं देना है। और कोर्ट डिसाइड करते वक्त कुछ फैक्टर्स भी देखता है इस एलुमनाई को डिसाइड करते वक्त, जैसे कि जो शादी है, जो मैरिज है, वो कितनी लंबी चली है, दैट इज़ लेंथ ऑफ मैरिज को देखता है। अलॉन्ग विद दैट दोनों स्पाउसेस की इनकम में कितना गैप है, एंड दोनों की ज़रूरतें और अर्निंग एबिलिटी क्या है, ठीक है, नीड्स एंड अर्निंग कैपेसिटी, ये सब कोर्ट देखता है वाइल ग्रांटिंग दिस एलुमनाई। सो एलुमनाई एक लीगल मैकेनिज्म है जो एक स्पाउस को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पोस्ट डिवोर्स और इंश्योर करता है कि दोनों की लाइफ फेयरली बैलेंस हो। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इंडिया में एलुमनाई के लीगल प्रोविजंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के सेक्शन 24 की। इस सेक्शन के अंडर आइदर स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों फाइनेंशियल सपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट ये देखती है कि दोनों स्पाउसेस की इनकम कितनी है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनके पास एसेट्स है या नहीं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोर्ट का डिस्क्रिशन बहुत मैटर करता है ऐसे केसेस में। मतलब जज जो है वो डिसाइड करता है कि जो कितना अमाउंट है वो देना सही होगा, स्पेशली तब जब वो डिवोर्स कंटेस्टेड डिवोर्स हो, मतलब जहाँ दोनों साइड्स अपना वर्जन कोर्ट में रखते हैं। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट लॉ पर, एंड दैट इज़ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 के सेक्शन 18 के ऊपर। इस सेक्शन के अंडर वाइफ स्पेसिफिकली मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हो। तो सबसे पहला है कि अगर हस्बैंड जो है वो बिना वजह वाइफ को छोड़कर चला जाए, मतलब अबैंडन कर दे, जिसे हम डिजर्शन कहते हैं वो, या फिर सेकेंडली अगर वाइफ को क्रुएल्टी फेस करनी पड़ती है तो वो एलुमनाई मांग सकती है। थर्डली, अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली हो या फिर एक कॉन्क्यूबाइन के साथ रह रहा हो तभी वो एलुमनाई डिमांड कर सकती है अंडर सेक्शन 18। फोर्थली,
फोर्थली, अगर हस्बैंड को कोई सीरियस डिजीज़ जैसे कि लेप्रोसी हो जाए तब भी वो डिमांड कर सकती है। फिफ्थली, अगर हस्बैंड ने अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट कर लिया हो। एंड लास्टली, अगर वाइफ के पास वैलिड रीजंस हैं अलग रहने के, तब भी वो अपना मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट स्टैट्यूट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज इंडियन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1869 के सेक्शंस 36 टू 38 की। ये वो एक्ट है जो प्राइमरीली क्रिश्चियंस पर अप्लाई होता है, और इस एक्ट के जो सेक्शंस 36 टू 38 है वो डायरेक्टली एलमनाई और मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 36 कहता है कि अगर डिवोर्स केस चल रहा है तो वाइफ जो है वो इंटरम मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मतलब लिटिगेशन के दौरान उसकी बेसिक फाइनेंशियल नीड्स जो है वो कवर की जाती है विद इन दिस सेक्शन। देन सेक्शन 37 जो है वो बात करता है परमानेंट एलमनाई के कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करता है कि एक स्पाउस दूसरे को वीकली या फिर मंथली पेमेंट्स करे। एंड सेक्शन 38 जो है वो कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, जैसे इनकम इंक्रीज हो या कोई न्यू सर्कमस्टांसेस आ जाए, तो वो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है उसको मॉडिफाई, रिड्यूस या फिर इवन सस्पेंड जो है वो भी कर सकती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986 की। तो ये यहाँ पे जो डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन है उनको इद्दत पीरियड के दौरान मेंटेनेंस मिलता है। उसको अपना डावर दैट इज़ मेहर का जो पूरा अमाउंट है वो क्लेम करने का राइट होता है इस एक्ट के अंडर में। एंड साथ ही जो भी प्रॉपर्टी उसे शादी से पहले या बाद में दी गई हो उस पर भी उसका ओनरशिप राइट होता है। ये एक्ट स्पेसिफिकली इंश्योर करता है कि डिवोर्स के बाद भी जो वुमेन है उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो सिक्योर रहे। एंड फाइनली हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 144 ऑफ BNSS दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो CRPC को रिप्लेस करता है, उसकी बात करते हैं। तो इसके अंडर अगर वाइफ अपने आप को फाइनेंशियली मेंटेन नहीं कर पा रही है तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, वाइफ का मतलब सिर्फ लीगली मैरिड वुमेन नहीं होता है इस सेक्शन के विदिन में, बल्कि जो लीगली वेडेड वाइव्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, जो अलग रह रही हैं दैट इज सेपरेटेड वाइव्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, एंड अलॉन्ग विद जो डिवोर्स्ड वाइव्स हैं जब तक उन्होंने सेकेंड मैरिज नहीं की है, दोबारा शादी नहीं की है, वो भी इस वाइफ के टर्म में इंक्लूडेड होती हैं। तो आई होप कि आपको एलमनाई का कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द लीगल प्रोविजंस विच आर गिवन इन द वेरियस एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स ऑफ आर इंडियन लॉ वो चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ लैंडमार्क केसेस के ऊपर जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस विच वी हैव इज दैट इज विमला के वर्सेस वीरा स्वामी के ऑफ 1991। सो इस केस में सवाल ये था कि मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट सिर्फ लीगली मैरिड वाइफ को है या फिर डिवोर्स्ड और सेपरेटेड वाइफ्स जो है वो भी इसके अंडर आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर किया कि वाइफ शब्द का मतलब सिर्फ एक लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, इसके अंडर लीगली वेडेड वाइफ, सेपरेटेड वाइफ और डिवोर्स्ड वाइफ ये तीनों आती हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ, दैट इज़ जो ये डिवोर्स्ड वाइफ है वो एक कंडीशन के साथ आती है, दैट इज़ कि अगर वो दोबारा शादी नहीं करती है तो यहाँ कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया कि मेंटेनेंस जो है वो एक सोशल जस्टिस मेजर है, और इसका जो मोटिव है वो ये है कि कोई भी वुमेन अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ से डिप्राइव ना हो, चाहे उसका मैरिटल स्टेटस जो भी हो, जब तक वो रीमैरी नहीं करती है। ठीक है। देन द नेक्स्ट केस इज दानियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2001। ये केस मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड था। एक्ट कहता था कि डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन को सिर्फ इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन इशू ये था कि इद्दत पीरियड के बाद उसका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को हार्मोनियसली इंटरप्रेट किया और कहा कि मुस्लिम वुमेन को इद्दत के दौरान भी जो भी मेंटेनेंस दिया जाता है वो सिर्फ टेम्पररी नहीं है, बल्कि वो अमाउंट इतना होना चाहिए कि उसके फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लाइफ लॉन्ग सस्टेनेंस जो है वो भी कवर हो, जब तक वो खुद से अपनी लाइवलीहुड अर्न ना कर सके या फिर जब तक वो दोबारा शादी ना कर ले। तो इस जजमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सेट किया, एंड दैट इज़ कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को ऐसे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए जो विमेन के राइट्स प्रोटेक्ट करें और उन्हें वल्नरेबल सिचुएशन में छोड़ने के बजाय उनकी डिग्निफाइड लाइफ जो है वो इंश्योर करें। थर्ड केस विच वी हैव इज दैट इज देव नारायण हालदर वर्सेस अनुश्री हालदर 2003।
तो इस केस में क्वेश्चन ये था कि क्या वाइफ हमेशा ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, चाहे उसने अपने हस्बैंड को बिना रीज़न छोड़ दिया हो तब भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक क्लियर स्टैंड लिया। कोर्ट ने कहा कि वाइफ का कंडक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाइल ग्रांटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एलमनाई और मेंटेनेंस। अगर वाइफ अपने हस्बैंड को डेजर्ट कर देती है बिना किसी वैलिड रीज़न के, तो उस सिचुएशन में मेंटेनेंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकती है। तो इस जजमेंट ने इस्टेब्लिश किया कि मेंटेनेंस एक अनकंडीशनल राइट नहीं है। अगर वाइफ अपनी मैरिटल ड्यूटीज से ही इनकार करती है या फिर बिना वजह बिना किसी रीज़न के हस्बैंड को छोड़ देती है, तो उसके मेंटेनेंस क्लेम को डिनाई किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव सविता बेन सोमाभाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2005 का केस है ये केस सेकेंड मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में था। सविता बेन ने अपने आप को वाइफ बताकर मेंटेनेंस क्लेम किया, लेकिन इशू ये था कि हस्बैंड की पहली मैरिज अभी तक लीगली सबसिस्ट कर रही थी, मतलब पहली शादी खत्म नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर वाइफ का मतलब सिर्फ एक लीगली वेडेड वाइफ है। अगर मैरिज वॉइड है, जैसे कि हस्बैंड की पहली शादी अभी चल रही हो, तो सेकेंड वाइफ को वाइफ का स्टेटस नहीं मिलता और वो मेंटेनेंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द केस ऑफ चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई ऑफ 2008। इस केस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठा कि अगर वाइफ अर्निंग करने की कैपेसिटी रखती है तो क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि मेंटेनेंस का राइट सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्चुअल अर्निंग पर डिपेंड करता है। अगर वाइफ के पास अर्निंग की कैपेसिटी तो है, लेकिन वो प्रैक्टिकली अर्न नहीं कर रही और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट मीन्स नहीं रखती, तो उस सिचुएशन में वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकती है। देन नेक्स्ट वी हैव इज द केस ऑफ भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना ऑफ 2015। तो इस केस में इशू ये था कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में डिले की वजह से वाइफ्स को हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को स्पीडी और टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड करना चाहिए। अगर कोर्ट्स अननेसेसरी डिले करेंगे तो डेजर्टेड वाइव्स या फाइनेंशियली वीक वाइव्स डेस्टिट्यूट हो जाती हैं, जो उनके बेसिक सर्वाइवल और डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो यहाँ कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया कि मेंटेनेंस केसेस का टाइमली डिस्पोजल एक जुडिशियल ड्यूटी है, ताकि वाइफ को प्रॉम्प्टली रिलीफ जो है वो मिल सके और वो फाइनेंशियल हार्डशिप का शिकार जो है वो ना हो। नाउ नेक्स्ट केस इज बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे ऑफ 2014। इस केस में एक हस्बैंड ने अपनी पहली शादी को छुपा कर कंसील करके दूसरी वुमेन से शादी की। टेक्निकली ये मैरिज वॉइड थी क्योंकि पहली शादी सबसिस्ट कर रही थी। हस्बैंड ने आर्ग्यू किया कि वुमेन वाइफ के डेफिनेशन में ही नहीं आती, इसलिए उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ का पर्पस वुमेन के राइट्स प्रोटेक्ट करना है, ना कि उन्हें पनिश करना फॉर बीइंग डिसीव्ड। अगर एक वुमन को हस्बैंड ने धोखे से वॉइड मैरिज में फंसा दिया तो वो मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट इज शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान ऑफ 2015। यहाँ इस केस में इशू ये था कि वाइफ काम कर रही थी, तो क्या वो मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकती है, मतलब वो अर्न कर रही थी एंड स्पाइट ऑफ दैट क्या वो मेंटेनेंस को डिमांड कर सकती है। तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ इसलिए कि वाइफ अर्निंग है उसका मेंटेनेंस का राइट ख़त्म नहीं होता, वो एक्सटिंग्विश नहीं हो जाता। अगर उसकी इनकम इनसफिशिएंट है उसके डिग्निफाइड सर्वाइवल के लिए, तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। नेक्स्ट वी हैव इज द केस ऑफ मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन ऑफ 2017। इस केस में कोर्ट ने एलमनाई का एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन हाईलाइट किया एंड दैट वाज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का मतलब वाइफ को पनिश करना या हस्बैंड की इनकम का एक हिस्सा दे देना नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि वाइफ उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके जो उसने मैरिज के दौरान एंजॉय किया था। एलमनाई का फोकस पैरिटी है, पेनलाइजेशन नहीं है, मतलब दोनों स्पाउसेस की लाइफ में अनफेयर इम्बैलेंस क्रिएट ना हो पोस्ट डिवोर्स, ये चीज़। नेक्स्ट वी हैव इज द केस ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा ऑफ 2021। सो ये एक हिस्टोरिक जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के लिए काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जो है वो फ्रेम किए। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि दोनों स्पाउसेस अपना इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो डिस्क्लोज करें। मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त कोर्ट को ये फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। नंबर 1 इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यूरिंग मैरिज। सेकेंडली, बच्चों की क्या नेसेसिटीज़ हैं। थर्डली, दोनों स्पाउसेस की क्या अर्निंग कैपेसिटी है एंड उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। सो इस केस ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट किया ताकि एलमनाई या फिर मेंटेनेंस के ऑर्डर्स को फेयर और कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा सके अक्रॉस इंडिया।
सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ऐसे और लीगल टॉपिक्स ईजी वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एज वेल एज़ शेयर भी करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए लैंडमार्क जजमेंट के टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।